नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आपका अपना शो 7 बजे का शो। सियासत के दो छोर, एक तरफ बंगाल की खाड़ी का उफान है तो दूसरी तरफ ब्रह्मपुत्र का सैलाब है। देश के पूर्वी हिस्से में और इस वक्त चुनावी घमासान ही नहीं बल्कि महायुद्ध छिड़ा हुआ है। कोलकाता की सड़कों पर दौड़ती सीआरपीएफ की मार्क्समैन गाड़ियां गवाही दे रही हैं कि ममता के किले में इस बार मुकाबला कितना टाइट है। क्या 20 से 25 सीटों का फेर बंगाल में खेला कर देगा, ये सवाल है। क्या सांप और जहर वाले बयानों ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए रास्ता साफ कर दिया है? जहां एक तरफ बंगाल में पाकिस्तान और केरलम में गाजा की एंट्री हो रही है, वहीं दूसरी तरफ असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सुनामी ने कांग्रेस के खेमे में खलबली मचा दी है। पवन खेड़ा के घर पुलिस, बंद फोन और हैदराबाद तक लुका छिपी का एक खेल। क्या ये चुनाव से पहले जेल वाली रणनीति है या फिर मिसेज हिमंता के पासपोर्ट विवाद को ढाल बनाकर कांग्रेस अपनी हार की सेंचुरी बचाने की कोशिश कर रही है? आज बात होगी दिल्ली से गुवाहाटी और कोलकाता से गाजा तक फैली उस नफरती राजनीति की जिसने मोहब्बत की दुकान पर ताला लटकाने की तैयारी कर ली है। आज तफ्तीश उस सियासी सांप की भी करेंगे जिसका जहर इस चुनाव में किसी की हार की कहानी लिखेगा। और दिल्ली में पवन खेड़ा के घर से निकली असम पुलिस। ये बड़ी जानकारी इस वक्त। असम पुलिस को घर पर नहीं मिले पवन खेड़ा। खेड़ा के घर से संदिग्ध सामान लेकर असम पुलिस गई। गुवाहाटी में पवन खेड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पवन खेड़ा की तलाश कर लेंगे, असम पुलिस का यह कहना है। इस मामले पर पवन खेड़ा हैदराबाद भागे, सीएम हिमंता ने यह दावा भी कर दिया है। पुलिस पहुंची तो पवन खेड़ा भाग गए, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का यह मानना है। पवन खेड़ा हैदराबाद में मौजूद हैं। हिमंता शर्मा ने इस बात का भी जिक्र किया है। पवन खेड़ा ने असम के सीएम पर आरोप लगाए थे। हिमंता की पत्नी पर 3 फर्जी पासपोर्ट होने के आरोप लगाए गए थे। 3 पासपोर्ट और दुबई में प्रॉपर्टी होने के आरोप भी लगाए गए थे। हिमंता ने खेड़ा पर बड़े एक्शन की चेतावनी दी थी। तो इस वक्त असम की पॉलिटिक्स हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा नजर आ रही है। एक तरफ खेड़ा के घर हिमंता की पुलिस पहुंची, लेकिन क्या लुका छुपी का एक खेल इस वक्त चल रहा है? और इन सब के बीच अब इंतजार है 9 अप्रैल का, जब वोटिंग होगी। लेकिन उसके ठीक पहले हिमंता वर्सेस पवन खेड़ा, ये पूरी पिक्चर असम में बनती हुई नजर आ रही है। हिमंता ने खेड़ा पर बड़े एक्शन की चेतावनी दी थी, तो दूसरी तरफ पवन खेड़ा ने जिस तरीके से हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाए और उनका ये मानना है कि उनके पास कई पासपोर्ट हैं और अलग अलग तरीके से कई देशों में संपत्तियों का आरोप भी पवन खेड़ा की तरफ से लगाया गया। आज तो भाग रहा है ये लोग। ये जो एलिगेशन लाया, पूरा तीनों सरकार ने बोल दिया ये डुप्लीकेट कागज है। अभी तो जो लाया था एलिगेशन वही भाग रहा है। 2 दिन का बाद अखिल गोगोई भी भागेगा। कार्रवाई होगा क्या अखिल को या गौरव गोगोई के खिलाफ भी कार्रवाई होगा क्या? वो सबसे तो बच्चा है। हम बड़ा मछली को पकड़, गौरव गोगोई भी था। देखो हमें बड़ा मछली को पकड़ना है। मेरा तो चक्कर राहुल गांधी तक है। जरूर ये कागज पवन खेड़ा को हो सकता है राहुल गांधी ने दिया होगा। हमें तो वहां तक जाना है। कहाँ ये बच्चा लोगों का पीछे समय बर्बाद करना? कितना कानून से कितना दिन लोग भाग सकते हैं? एक लिमिट का ऊपर तो कोई भाग नहीं सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं
कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। देखिए, जो पाकिस्तान द्वारा सप्लाइड फर्जी दस्तावेज के आधार पर हेमंत बिस्वा शर्मा जी और उनके परिवार की राजनीतिक हत्या कराने के लिए पवन खेड़ा और कांग्रेस पार्टी ने सुपारी ली थी। आधे घंटे के अंदर वो पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित गिवन डॉक्यूमेंट्स फर्जी साबित हुए। उसमें डेट की एरर, स्पेलिंग की एरर, फोटो की एरर, हर प्रकार की एरर थी। इजिप्शियन और बाकी अथॉरिटीज़ ने भी बताया कि ये जो डॉक्यूमेंट है इस पे असम की मुख्यमंत्री की पत्नी का फोटो इम्पोज किया गया। और ये सारा भांडाफोड़ जब हो गया तब अपने एलिगेशंस पर तथ्य और प्रमाण देने के बदले पवन खेड़ा बखेड़ा खड़ा करते हुए अब एक गायब पेड़ की तरह है। अब हम आपको वो बयान सुनाते हैं और वो आरोप सुनाते हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के, जो उन्होंने कल लगाए थे, और इसी आरोपों के चलते इतना बड़ा बखेड़ा अब खड़ा हो गया है। Citizen of India also, because we have shown you 3 passports. One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? दूसरों को तो नसीहत और खुद मियां फजीहत। दूसरों के लिए कहते हैं ये वहां का, ये पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, और खुद अपने घर में 3 पासपोर्ट आपकी धर्मपत्नी के हैं। ये सामने हैं। क्या ये पासपोर्ट सही हैं? ये अब इन्हें बताना है। ये तो नहीं बताएंगे, क्योंकि आगे हम कुछ और बताएंगे आपको जो इन्होंने नहीं बताया। क्या अमित शाह, जो गृह मंत्री हैं, और सुनते तो हैं, पूरा देश ये जानता भी है कि हिमंता बिस्वा। अब आपको हम बताते हैं कि पवन खेड़ा ने कौन कौन से आरोप लगाए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी पर। रिंकी शर्मा के पास 3 देशों के पासपोर्ट है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का पहला आरोप देखिए, 3 देशों के पासपोर्ट का कहना पवन खेड़ा का क्या कहता है। विदेशों में इन्वेस्टमेंट और एसेट्स मौजूद हैं, इस बात का भी जिक्र पवन खेड़ा की तरफ से अगर किया गया तो इसके मतलब और मायने क्या है। अमेरिका के वायोमिंग में एक कंपनी की मालिक भी है। अगर इस तरीके का तीसरा आरोप पवन खेड़ा ने जो लगाया है, इसके पीछे क्या उनके मन मस्तिष्क में चल रहा है, क्योंकि बीजेपी का यह मानना है कि जितने भी आरोप 1 से लेकर 3 आप देखा रहे हैं और पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए हैं, ये पूरे तरीके से फर्जी आरोप लगाए गए। लेकिन पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए, एक बार फिर से इस पर नजर दौड़ाइए। विदेशों में इन्वेस्टमेंट और एसेट्स हैं, पवन खेड़ा का ये दूसरा आरोप है। इन सब के बीच तीसरा आरोप यह भी है कि अमेरिका के वायोमिंग में एक कंपनी की मालिक भी हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी है। अब इसके पीछे रिंकी शर्मा ने जवाब भी दिया है, विदेश में मेरी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है। सीधे तौर पर रिंकी शर्मा ने जवाब दिया है। आरोपों का प्रूफ कांग्रेस दे। उन्होंने बाकायदा चैलेंज दिया है कांग्रेस को, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ दीजिए। विदेश में मेरी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, आरोपों का प्रूफ कांग्रेस दे। और इन सब के बीच एक बड़ी जानकारी, आरएसएस को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष का विवादित बयान भी सामने आ गया है। बीजेपी आरएसएस की तुलना जहरीले सांप से की गई। बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप, नमाज छोड़कर पहले मारो। नमाज छोड़कर पहले, यहां पर जिस तरीके का विवादित बयान दिया गया है उसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। नमाज तोड़कर जहरीले सांप को मारे। बीजेपी आरएसएस जहरीला सांप खड़गे की तरफ से कहा गया, और नमाज तोड़कर। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना, ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना है तो परवाह नहीं,
ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। अगर कोई इस जहरीला सांप आपके सामने से गुजर रहा है और आप नमाज भी पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के उस जहरीली सांप को मारना ये कुरान में कहा है। और मैं यही कहूंगा, आपका नमाज तोड़ना तो परवाह नहीं, ये जहरीला सांप है आरएसएस और बीजेपी। इसको अगर आप नहीं मारेंगे आप कभी बचेंगे नहीं। तो वहीं खड़गे के बयान पर अमित शाह और नड्डा का पलटवार। 9 अप्रैल के बाद कांग्रेस दूरबीन से भी आपको नजर नहीं आएगी। मुसलमानों को भड़का रही है कांग्रेस, बीजेपी का यह कहना है। खड़गे का ये मानसिक दिवालियापन है। जेपी नड्डा ने भी कहा है खड़गे अल्पसंख्यक समाज को उकसा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद खड़गे धार्मिक भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं, समाज को उकसा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी यह कहा गया है खड़गे अल्पसंख्यक समाज को उकसा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद का यह कहना है खड़गे धार्मिक भावना से खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या पागल है यार, सच्चाई आप नहीं जानते तो तब क्यों आपने डाला? अब तो पूछना चाहिए था पहले। पागल है क्या ये लोग? मैं एक एलिगेशन लाया, पहले आपको फॉरेन मिनिस्टर को पूछना चाहिए था कि नहीं चाहिए था कि ये एलिगेशन हमको मिला है, सार्वजनिक करने का पहले आप थोड़ा हेल्प कीजिए। आप पहले लोगों को मारेगा, फिर बोलेगा नहीं 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 मेडिसिन क्या होगा मैं पूछ के दूंगा। क्या पागल जैसा? खड़गे जी का उम्र हो गया, अभी भी पागल जैसा बात कर रहे हैं। आप लोगों को जलील करेगा, लोगों को बेइज्जत करेगा और फिर बोलेगा हम फॉरेन मिनिस्टर पूछूंगा। तुम्हारा दामाद है क्या फॉरेन मिनिस्टर? तो शाह और नड्डा ने पलटवार किया है, लेकिन इन सब के बीच खड़गे का कब विवादित बयान भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल जिस तरीके से खड़गे ने विवादित बयान दिया है उसको लेकर अब आप सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों। 27 अप्रैल 2023 पर आई, जब प्रधानमंत्री मोदी एक जहरीले सांप की तरह, इन्होंने 27 अप्रैल 2023 यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा अगर आप इसे चखेंगे तो मर जाएंगे। ये विवादित बयान खड़गे की तरफ से पहले दिया गया। 17 नवंबर 2024 पर आई है। बीजेपी आरएसएस देश में सबसे खतरनाक है, इसके पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस तरीके का विवादित बयान भी दिया। 17 नवंबर 2024 यह एक जहरीले सांप की तरह है और इसके अलावा तमाम विवादित बयान हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। अगर आप और एक बड़ी जानकारी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इसी मामले को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत की गई है। बड़ी जानकारी, खड़गे ने बीजेपी आरएसएस को जहरीला सांप कहा था। कामरूप थाने में खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। असम के बीजेपी प्रवक्ता ने एफआईआर दर्ज कराई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की आने वाले वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केरल में प्रियंका गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। प्रियंका गांधी ने हमला बोला है हमें कायर लोग लीड कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा का यह कहना है फिलिस्तीन में हजारों बच्चों की मौत पर बोलने की हिम्मत नहीं है। युद्ध से पहले इजरायल गए, सामने सिर झुकाया, मेडल लिए। केरल में प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, हमें कायर लोग लीड कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है फिलिस्तीन में हजारों बच्चों की मौत, लेकिन इसके लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी से सवाल किए हैं। चुनाव आयोग ने बंगाल की वोटर लिस्ट जारी की है। बड़ी जानकारी, पश्चिम बंगाल में करीब 90 लाख वोटरों के नाम कटे हैं। सुनवाई के दौरान 60 लाख संदिग्ध वोटरों की जांच हुई और इन सब के बीच एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में करीब 63 लाख वोटरों के नाम कटे थे। चुनाव आयोग ने जारी किया बंगाल का जिलेवार आंकड़ा। मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक वोट कटे हैं। उत्तर 24 परगना जिले में कुल 3.25 लाख नाम कटे हैं। मालदा के वोटरों की संख्या में 2.39 लाख की कमी आई है। चुनाव आयोग ने बंगाल की वोटर लिस्ट जारी की है और इन सब के बीच अब आपको हम फैक्ट के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार जो पश्चिम बंगाल में इस वक्त एसआईआर को लेकर जितने भी सवाल उठ रहे थे, बंगाल में कुल कितने वोट घटे हैं, इसे आप समझिए बाकायदा फैक्ट के साथ। एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से 63 लाख नाम हटे हैं। इसके अलावा आपत्तियों के बाद
27 लाख नाम हटे, ये दूसरा फैक्ट है। और वोटर लिस्ट में कुल नाम करीब 90 लाख कटे हैं। ये 90 लाख वोटर के आसपास का वो आंकड़ा है जो बाकायदा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से हटे हैं 63 लाख नाम। इसके अलावा संदिग्ध वोटरों पर भी आइए, संदिग्ध वोटरों पर क्या फाइनल फैसला, इस सवाल के साथ कुल आपत्ति 60 लाख दर्ज की गई, वोट जुड़े 33 लाख और 27 लाख नाम कटे हैं। ये पूरा आंकड़ा है। इसके अलावा बंगाल में किस जिले में कितने वोट कटे हैं इसे भी आप समझिए। मुर्शिदाबाद 4.55 वोट, उत्तर 24 परगना में 3.25 लाख वोट कटे, मालदा पर आइए जहां पर 2.3 लाख वोट कटे हैं, दक्षिण 24 परगना जो काफी सेंसिटिव इलाका है जहां पर 2.22 लाख वोट काटे गए। इसके अलावा नादिया पर आइए जहां पर 2.39 लाख वोट काटे गए। बंगाल में किस जिले में कितने वोट कटे हैं और एक बाकायदा आंकड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया गया। इन सब के पीछे अब आप बंगाल में एसआईआर को भी समझिए। एसआईआर से ठीक पहले 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, एसआईआर के बाद यह आंकड़ा 6 करोड़ 78 लाख तक जा पहुंचा। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर पर आई ये संदिग्ध वोटरों की जांच सूची, जिसमें संदिग्ध वोटर 60 लाख हैं और नाम जुड़े हैं 33 लाख। ये 33 लाख वो नाम हैं जो नए वोटर्स एसआईआर में जुड़े हैं एसआईआर के कामकाज के दौरान। बंगाल में एसआईआर की ये फिलहाल तस्वीर। एक बड़ी जानकारी पश्चिम बंगाल पहुंची है। सीआरपीएफ की मार्क्समैन गाड़ियां कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में स्पॉट किया गया। चुनाव के मद्देनजर जम्मू कश्मीर नंबर वाली गाड़ियां पश्चिम बंगाल पहुंची हैं। बंगाल के अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय किया जा रहा है। यूपी से सीआरपीएफ पीटने आ रही है और इसीलिए तैयार रहो। ममता बनर्जी भी सामने आ गई और उनका यह मानना है कि यूपी से गाड़ियां आ रही है। पश्चिम बंगाल पहुंची है सीआरपीएफ की मार्क्समैन गाड़ियां। कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में स्पॉट किया गया। तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। जो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, पश्चिम बंगाल जम्मू कश्मीर नंबर वाली गाड़ियां भी पहुंची हैं। बंगाल के अलग अलग इलाकों में डिप्लॉय किया गया और इन सब के बीच यूपी से भी सीआरपीएफ पीटने आ रही है और इसीलिए तैयार रहो। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है, बाकायदा उन्होंने इन शब्दों के साथ तंज कसा है। कोलकाता के न्यू टाउन एरिया में स्पॉट किया गया। जम्मू कश्मीर नंबर वाली गाड़ियां पश्चिम बंगाल पहुंची हैं। আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে আপনাদের উপর হামলা করার জন্য। আজকে আমি শুনলাম 200 গাড়ি করে অযোধ্যা দিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে সিআরপিএফ নিয়ে আসছে। कहना होगा सवालों का उसका जवाब मैं दूंगा। ममता जी तो रोज बोलती हैं, लेकिन आज तो कुछ ज्यादा ही बोल गई। अयोध्या से 200 गाड़ियां सीआरपीएफ यूपी में अयोध्या के रास्ते आ रहे हैं आपको पीटने के लिए। देखिए मैं बता रहा हूं, आज मैंने सुना है कि 200 गाड़ियों में सीआरपीएफ अयोध्या के रास्ते उत्तर प्रदेश से आ रही हैं आप लोगों पर हमला करने के लिए। कोई भी डरना मत। 15 दिन का छल है, 25 दिन का खेल है, उसके बाद हम ही समझेंगे खेला का नाम बाबा जी, खेला का नाम बाबा जी। बीबी जी ने मतदाताओं का नाम काट दिया है, घुसपैठियों का काम किया है, वगैरह वगैरह ये सब कहा है। ममता जी बहुत हताश हो गई है ना। अब तो लगता है कि सही में आपकी जबरदस्त हार होने वाली है। ममता जी की राजनीति की स्थिति क्या है आप उनके वक्तव्य से समझ सकते हैं। और बंगाल चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री, सीएम ममता के बाद अभिषेक बनर्जी का बयान सामने आ गया है। हमारी सरकार बनी तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। ख्वाजा आसिफ के बयान पर मोदी क्यों चुप हैं? ममता बनर्जी का भी कहना है, मानना है। ख्वाजा आसिफ ने कोलकाता पर हमले की गीदड़ भपकी दी थी। फिलहाल ख्वाजा आसिफ के बयान पर मोदी चुप क्यों हैं? ममता बनर्जी का यह कहना है। अभिषेक बनर्जी भी लगातार बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आज থেকে দুদিন আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, তার নাম হচ্ছে খ্বাজা আসিফ, সে বলছে কলকাতা উড়িয়ে দেব। প্রধানমন্ত্রী চুপ, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চুপ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী চুপ। কাগজে খ্বাজা আসিফের নামটা লিখে রাখছি।
যেদিনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের সরকার হবে না, বাড়িতে ঢুকে মারবো। चुनाव पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इन सब के बीच अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। सबसे पहले ख्वाजा आसिफ पर आइए, दोबारा हरकत की तो कोलकाता पर हमला, और इसी बयान की सबसे ज्यादा चर्चा के बाद अब अभिषेक बनर्जी ने पलटवार किया। ममता बनर्जी पर आइए, ख्वाजा आसिफ के बयान पर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों हैं, उन्होंने सवाल पूछा है। और अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे, और इसी के साथ पाकिस्तान की एंट्री पश्चिम बंगाल चुनाव में हो गई। लेकिन बंगाल चुनाव में हैवी डिमांड, और बीजेपी की स्टार प्रचारकों को भी आप देख लीजिए, ये वो चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में नजर आ रही है। सबसे पहले रेखा गुप्ता, दिल्ली की मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, हिमंता बिस्वा शर्मा, ये वो नाम हैं जो इस वक्त चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। हेमा मालिनी, कंगना रनौत, और इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस, लिएंडर पेस, मिथुन चक्रवर्ती, तमाम बड़े सितारे भी आपको नजर आ रहे होंगे। और इन सब के बीच एक बार फिर से इन चेहरों पर नजर दौड़ाइए। स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, अश्विनी वैष्णव, अन्नपूर्णा देवी, मनोज तिवारी, पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा नाम, दिल्ली में सांसद, और इन सब के बीच सबसे ज्यादा नाम विप्लव कुमार देव, इसके अलावा मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, अर्जुन मुंडा, भूपेंद्र यादव। और इन चेहरों को देखकर आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि अलग अलग प्रदेशों के नेता भी आपको नजर आ रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग राज्यों से भी बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा है।